हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव स्टडी। दंड प्रक्रिया संहिता के इस 24वें वीडियो में आज हम धारा 260 से और धारा 265 पर आधारित संक्षिप्त विचारण के उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स में दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके पास बने बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस बुक का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल ला स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं, जो पीडीएफ सीआरपीसी यूथ एमसीक्यूज के नाम से डाला गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा केस डायरी से संबंधित है। विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद केस डायरी। तो कौन सा सेक्शन केस डायरी को इंगित करता है, तो यह है आपका सेक्शन 172। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्नलिखित सही सुमेलित हैं। धारा 157 ये इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रक्रिया को बताता है। धारा 169 जबकि साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना। धारा 172 ये अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी अर्थात केस डायरी को बताता है, तथा धारा 171 ये परिवादी और साक्ष्यों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना को प्रदर्शित करता है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोविजन रिगार्डिंग समरी ट्रायल्स इज गिवन। तो ये दिया गया है धारा 260 से लेकर के और धारा 265 में समरी ट्रायल का प्रावधान। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है। और अगर चैप्टर पर आधारित प्रश्न आता है कि चैप्टर कौन सा है, तो ये चैप्टर 21 है। सीआरपीसी 1973 का अध्याय 21 धारा 260 से और 265 में संक्षिप्त विचारण के संबंध में प्रावधान करता है। धारा 260 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट तथा उच्च न्यायालय के द्वारा सशक्त कोई भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। धारा 260 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंध में बताती है, सीजीएम के संबंध में बताती है, महानगर मजिस्ट्रेट के संबंध में बताती है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के संबंध में बताती है तथा उच्च न्यायालय के द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के संबंध में भी बताती है। धारा 262 समन मामलों की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। धारा 262 ये प्रावधान करती है कि इस तरह जो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो समन मामलों की प्रक्रिया के अनुसार अपनाई जाएगी तथा 3 मास तक के दंड का प्रावधान करती है। धारा 262 का 2 ये प्रावधान करता है कि जो इस निमित्त जो दंड दिया जाएगा वो 3 महीने से अधिक का नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 3 है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को किन धाराओं में बताया गया है। तो धारा 260 से लेकर के और 265 में बताया गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। अलग अलग तरीके से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनका कि यहाँ ये समावेश किया गया है। व्याख्या है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 से 265 संक्षिप्त विचारण से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता 260(1) के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट तथा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जैसे कि उच्च न्यायालय के द्वारा इसके लिए सशक्त किया गया है, ये सभी अपराधों का संक्षिप्त विचारण कर सकेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 के अंतर्गत किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है। पहला है कि 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का। दूसरा है 1 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का, 6 मास से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का तथा चौथा है कि 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध का। तो यहाँ सही ऑप्शन इसका ऑप्शन क्रमांक ए है कि 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का, अर्थात 2 वर्ष से जिन मामलों में अधिक की सजा है ऐसे मामलों का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता है। बाकी 1 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का, 6 मास से अधिक के कारावास के दंडनीय अपराध का तथा 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध का, इनका संक्षिप्त विचारण हो सकता है। धारा 260 के 1 का 1 के अनुसार 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 में उल्लिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण निम्नलिखित न्यायालयों में से कौन सा न्यायालय कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स कैन ट्राई द समरी ऑफेंसेज मेंटेन्ड इन सेक्शन 260 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो कोई भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,
दिया गया है उसमें कोई भी मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये भी करेक्ट है। तथा प्रथम श्रेणी का कोई भी दंडाधिकारी जिसे कि उच्च न्यायालय के द्वारा इस निमित्त अधिकृत किया गया है। तो तीनों ही ये सही है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। धारा 260 से 265 के बीच में संक्षिप्त विचारण के संबंध में प्रावधान किया गया है। कुछ छोटे मामलों का ही विचारण किया जा सकता है, जिसमें कि अधिकतर समन के मामले तथा थोड़े से निर्दिष्ट वारंट के मामले भी इनमें आते हैं। संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जो कि समन मामलों के विचारण के लिए निर्धारित की गई है। धारा 260 में संक्षिप्त विचारण की शक्ति निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटों को प्रदान की गई है। कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई भी महानगर मजिस्ट्रेट तथा उच्च न्यायालय के द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी समन कुछ मामलों में संक्षिप्त विचारण कर सकता है और उसके संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो धारा 261 में किया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 है कि अध्याय 21 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन संक्षिप्तता विचारण प्रक्रिया के द्वारा दोष सिद्धि के मामले में अधिकतम कितने कारावास का दंडादेश दिया जा सकता है। तो अधिकतम जो कारावास का दंड दिया जाएगा वो 3 महीने का दिया जाएगा। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। धारा 260 से 265 ये संक्षिप्त विचारण से संबंधित है तथा धारा 262 के 2 के अनुसार धारा 262 का जो क्लॉज 2 है ये प्रावधान करता है कि जो दोष सिद्धि की जाएगी वो 3 महीने से अधिक के दंडादेश की नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 7 है कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत दिए जा सकने वाले अधिकतम कारावास की अवधि कितनी होती है। तो अधिकतम कारावास की अवधि ये 3 महीने होती है। प्रश्न क्रमांक 8 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण से संबंधित है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 454 एवं धारा 456 के अधीन अपराधों का विचारण संक्षिप्त विचारण से किया जा सकता है। सेक्शन 444 तथा 456 तो ये करेक्ट है कि इनका जो विचारण है वो संक्षिप्त विचारण के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है 3 माह से अनाधिक के लिए कारावास किसी भी दोष सिद्धि के मामले में नहीं दिया जाएगा। ये भी करेक्ट है। धारा 262 का 2 ये प्रावधान करता है कि जो भी आप दंड देंगे वो 3 महीने से अधिक का नहीं होगा। संक्षिप्त विचारण के लिए समन मामलों के लिए विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। जो प्रक्रिया समन मामलों के लिए अपनाई जाती है उसी प्रक्रिया को यहाँ अपनाया जाएगा। तो यहाँ 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट बनते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा हम यहाँ देखते हैं कि हमारा कौन सा बनेगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर है डी। धारा 260 एवं धारा 262 में प्रावधान उपबंधों के अनुसार यदि कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई महानगर मजिस्ट्रेट और कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट धारा 261 के अनुसार का द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, धारा 261 द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के संबंध में प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 454 तथा 456 के अधीन अपराध का संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं तथा धारा 262 के अनुसार संक्षिप्त विचारण समन मामलों के अनुसरण के अनुसार किया जाएगा तथा 3 माह से अनाधिक का दंडादेश नहीं दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को समरी ट्रायल के लिए कौन शक्तियां प्रदान करता है। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हु एम्पावर्ड द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फॉर समरी ट्रायल। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को इस निमित्त जो शक्ति प्रदान की जाती है वो हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका बी है। 260 1 का सी ये प्रावधान करता है। इसका जो ए है जैसे यहाँ सी दिया हुआ क्रम में, ए ये सीजीएम या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को बताता है, बी ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को बताता है तथा सी ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के संबंध में जेएमएफसी के संबंध में प्रावधान करता है। प्रश्न क्रमांक 10 है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अंतर्गत ये बताया गया है कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकता है। तो द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण करेगा। धारा 261 ये प्रावधान करती है और ये ऐसे मामलों में जो मामले केवल जुर्माने से दंडनीय होते हैं या 6 माह से अनाधिक के कारावास से दंडनीय नहीं होते, जुर्माने सहित या रहित, उनमें ये संक्षिप्त विचारण कर सकता है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट। धारा 261 में द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा संक्षिप्त विचारण का प्रावधान दिया गया है जिसके अनुसार उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसमें कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं, किसी भी ऐसे अपराध का जो कि केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित या रहित 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसे किसी भी अपराध के दुष्प्रेरण या ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयत्न का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान करता है। अध्याय 21 धारा 260 से 265 संक्षिप्त विचारण। धारा 260 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति को बताता है।
धारा 262 संक्षिप्त विचारण करने की प्रक्रिया को बताता है तथा धारा 263 ये संक्षिप्त विचारण में अभिलेखों के संबंध में बताता है कि संक्षिप्त विचारण में कौन कौन से अभिलेखों को लिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है कि संक्षिप्त विचारण में न्यायालय किस विचारण प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। तो संक्षिप्त विचारण में जो विचारण प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है यह है समन विचारण की प्रक्रिया का। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सी है। धारा 262 के 1 के अनुसार संक्षिप्त विचारण में न्यायालय के द्वारा समन मामलों में विचारण के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 है कि एक संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया वाले अपराध में निम्न में से कौन सा दंड दिया जा सकता है। तो इन केस ऑफ एन ऑफेंस ट्राइबल समरली विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैन बी पास्ड। तो जो ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा जो कि 3 महीने से अधिक का नहीं होगा, तो सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा कि जो कि 3 मास से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है। प्रश्न क्रमांक 13 है कि संक्षिप्त विचारण में अधिकतम अवधि जिसके लिए कारावास दिया जा सकता है कितनी होती है। तो संक्षिप्त विचारण की वह अधिकतम अवधि जिसके लिए कारावास दिया जा सकता है वो 3 महीने से अधिक की नहीं होगी। सही ऑप्शन यहाँ पर इसका ए है। प्रश्न क्रमांक 14 है कि यदि संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तो उसे दंड कितना दिया जाएगा। तो उसे 3 महीने से अधिक का दंड नहीं दिया जाएगा। इसका ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 15 है कि संक्षिप्त विचारण में दोषसिद्धि की दशा में कारावास के दंडादेश की अवधि कितनी से अधिक की नहीं होगी। तो 3 महीने से अधिक की नहीं होती है। सही ऑप्शन ए है। प्रश्न क्रमांक 16 है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय की अपील की जा सकती है। तो 265 के अंतर्गत दिए गए जो निर्णय हैं उसकी अपील एक्चुअल में तो नहीं होती है। सही ऑप्शन इसका डी है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत आप विशेष सम्मति याचिका से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दाखिल कर सकते हैं तथा आर्टिकल 226 और 227 के अधीन रिट याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष अपनी बात कह सकते हैं। तो इस तरह से सही ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या बताती है कि धारा 265 के अंतर्गत देखिए यहाँ ये सेक्शन बदल गया है। 265 ये आपका चैप्टर क्रमांक 21 का क आ गया है। चैप्टर क्रमांक 21 का क जो कि सौदा अभिभाग से संबंधित है से ये प्रश्न लिया गया है के अनुसार धारा 265 के अधीन दिया गया निर्णय अंतिम होगा और ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपील दाखिल नहीं की जाएगी। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष सम्मति याचिका से तथा अनुच्छेद 226 एवं 227 के अधीन रिट याचिका के माध्यम से आप अपनी बात न्यायालय के समक्ष कह सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है कि निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है। तो ऐसे मामलों का संक्षिप्त विचारण एक न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है जिनमें कि जो जुर्माने की रकम होती है वो 3000 रुपये या उससे अधिक होती है। तो ऐसे मामले का संक्षिप्त विचारण न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि जहां चोरी जहां पर कि चुराई गई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है कर सकता है। चोरी जहां चुराई गई संपत्ति का मूल्य 3000 रुपये से अधिक है यहाँ नहीं करेगा। पशु अत्याचार अधिनियम के अधीन परिवाद पर मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकता है संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया के अनुसार। और चौथा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 454 एवं 456 के अधीन अपराध में भी कर सकता है। तो सही ऑप्शन इसका यहाँ पर बी था कि धारा 261 के 1 के अनुसार संक्षिप्त विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि चुराई हुई संपत्ति का जो मूल्य है वो 3000 रुपये से अधिक का है। शेष जो विकल्प हमें ए, सी और डी दिए हुए थे उनमें संक्षिप्त विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से हमने चैप्टर क्रमांक 21 से संबंधित यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स के आधार पर दिए गए प्रश्नों को देखा। सो प्लीज़ आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। AIBE एग्जाम के लिए भी ये वीडियो उपयोगी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।